अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPD ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रेग्नेंट होने से लेकर और डिलीवरी तक, यानी ये प्रेगनेंसी का जो पीरियड है 37 ऑलमोस्ट 37 वीक्स का, यानी 9 मंथ्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होता है दोनों के लिए, माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर फातिमा, जो कि प्रोफेसर हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की, और कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड कैंसर सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा डॉक्टर साहब, पहली चीज़ मेरा सवाल ये है कि जो ट्राइमेस्टर्स का हम कहते हैं कि इसको 3-3 महीनों में डिवाइड करते हैं, 9 मंथ्स के टोटल ड्यूरेशन को, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये क्यों इस तरीके से डिवाइड किया गया है? प्रेगनेंसी को एक्चुअली हम 3 महीनों में 3-3 महीनों में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रिमेस्टर में डिवाइड करते हैं। और इसका बेसिकली रीज़न क्या होता है कि जो माँ और बच्चा होता है वो दोनों इन ट्रिमेस्टर्स में डिफरेंट मराहिल से गुजरते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जिस तरह हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर को लेते हैं, यानी शुरू के 3 महीने, इसमें माँ ऑल ऑफ अ सडन उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, मूड चेंजेस होती हैं, खानों में पसंद नापसंद चेंज होती है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रही होती है। सेकेंडली, बेबी के लिए शुरू के 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में बच्चा बन रहा होता है, बच्चे के आज़ा बनने शुरू होते हैं, तो माँ जो भी ले रही होती है वो बच्चे को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, क्योंकि ये तीनों ट्राइमेस्टर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप कह रही हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, क्या ये सही है? जी एग्जैक्टली। अच्छा। ट्रिमेस्टर तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मगर फर्स्ट ट्रिमेस्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो माँ बहुत सारी चीज़ें इनकाउंटर करती है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सेकेंडली, बेबी बन रहा होता है, तो जो माँ ले रही होती है दवाएं या कोई और चीज़, इवन स्ट्रेस भी, ये बच्चे के बनने के अमल को मुतासर कर सकता है। अच्छा, उसके ये एबनॉर्मल पहले 3 महीने के अंदर आप क्या समझते हैं, क्या एहतियात लाजमी है? ये कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, के ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए, एक्चुअली नॉर्मल सबसे बड़ी बात तो है कि प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये पैथोलॉजी नहीं है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है। तो आपने कोई ख़ास प्रोटोकॉल तो नहीं लेना है, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत जब शुरू के 3 महीनों में जाती है तो आपने इन 3 महीनों में ख्याल रखना है कि जो मेडिसिन आप ले रही हैं, आप जो डाइट ले रही हैं, स्ट्रेस ले रही हैं, या अगर किसी तरह के रेडिएशन का एक्सपोजर कर रही हैं, तो ये सब बच्चे के बनते हुए अमल को मुतासर कर रहा है। स्पेशली मैं कहूँगी डाइट, बहुत सी ख़वातीन कीटो डाइट पर होती हैं, तो अगर आप डाइट में सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं ले रही तो बच्चा बन रहा है और बच्चा इस बनने के अमल में मुतासर हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक आम ख्याल है कि जी कंप्लीट बेड रेस्ट इन 3 महीनों में होना चाहिए, या बाज़ औक़ात कुछ कहते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर यानी अगले 3 महीनों में, ये किस हद तक ठीक है? लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने कहा, ये बीमारी तो है नहीं, ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। बेड रेस्ट प्रेग्नेंट एक औरत को हम तब कहते हैं जब कोई ख़ास वजह हो, जैसे कुछ थ्रेटन मिसकैरेज हैं, बच्चा ज़ाया होने की तरफ जा रहा है, या कोई और हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। उसमें भी जो बेड रेस्ट हम कहते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है और बहुत लिमिटेड तरह का बेड रेस्ट होता है। जैसे हम कहते हैं कोई आपने भारी वज़न नहीं उठाना, बहुत एक्सर्शन नहीं करनी, वरना फॉर एनी ऑर्डिनरी फीमेल प्रेगनेंसी को आप एक नॉर्मल लाइफ लें, सारा काम करें, सीढ़ियाँ चढ़ने से उतरने से, यूजुअल लाइफस्टाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, स्ट्रेनस एक्सरसाइज हो जाती है, वेट लिफ्टिंग होती है, ये आपको नहीं करना चाहिए। एंड इवन बेड रेस्ट आपके लिए ज़्यादा बुरा है, ये आपका अनड्यू वेट गेन करेगा, लेकिन फ़ायदा इससे प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है, अब ये देखने में आता है कि यंग एज के अंदर भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कॉमन होता जा रहा है, तो ऐसी सूरत में जो ऑलरेडी एंटी डायबिटिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं या एंटी हाइपरटेंसिव्स, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकती हैं, शुरू से ही मेडिसिन अपने जारी रख सकती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो हम ये कहते हैं जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं ना, तो डॉक्टर से मिलने, स्पेशली अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं, क्योंकि कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर और शुगर अनकंट्रोल्ड होता है, तो आप जब तक प्रेग्नेंट ना हो बेहतर है, जब तक आपकी दोनों चीज़ें कंट्रोल ना हो जाएंगी, क्योंकि बार बार बात कर रहे हैं, बच्चे पे भी असर हो रहा है, माँ की भी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन अनकंट्रोल हो जाएगी। मगर अगर आप जब प्रेग्नेंट होते हैं, ऑफ कोर्स कुछ दवाओं में चेंजेस आती हैं जो आप प्रेगनेंसी से पहले ही ले सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद नहीं। तो एक तो हमने दवाएं चेंज करनी होती है, उनकी डोज चेंज करनी होती है, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो बच्चे के लिए हार्मफुल होती हैं, खासतौर में ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आम लोग तो ले सकते हैं मगर हामिल औरतें नहीं ले सकती। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इस्तेमाल करनी है, स्विच करना पड़ेगा कोई ऐसे मॉलिक्यूल पे जो इस पे असरअंदाज ना हो। मल्टीविटामिन्स का एक बहुत जिक्र होता है कि जी शुरू से ही जो प्रेग्नेंट हैं वो मल्टीविटामिन्स या आयरन सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें, किस हद तक दुरुस्त है ये? फिर एक मिथ है। देखिए, मल्टीविटामिन्स का बॉक्स आप उठाएं, उसमें एक चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में आपको फॉलिक एसिड चाहिए ताकि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो, उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही बन जाए। फिर
चौथे महीने से हम आयरन और कैल्शियम देते हैं और कुछ लोगों को हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो एक मल्टीविटामिन का कॉन्सेप्ट है, अनटिल अनलेस के पेशेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक मल्टीविटामिन कम नहीं हो, मल्टीविटामिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनड्यू जो मल्टीविटामिन लेते हैं ये भी आपके बच्चे के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा होता है। तो वही चीज़ लेनी है जिसकी प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है, यानी फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, और अगर आपको विटामिन डी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एनीमिया बाज़ वक्त बहुत कॉमन होता है, जो थोड़ा लीन थीन है, जिनमें हेमोग्लोबिन लेवल कम है, तो ऐसी सूरत में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि आपने जैसे डाइट के हवाले से कहा कि डाइट जो है वो रखनी है, ख़ास तौर पे ख्याल रखना है शुरू के 3 महीने में, तो कोई ख़ास रिकमेंडेशन आप डाइट की करती हैं या नॉर्मल रूटीन का जो खाना घर में पकता है वो खाया जाए? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि प्रेगनेंसी में औरतों को नोज़िया वॉमिटिंग होती है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ में, तो वो हर खाना नहीं खा सकती हैं, खाती हैं तो वॉमिट कर देती हैं। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आपने स्मॉल मील लेने हैं मगर फ्रीक्वेंट लेने हैं, जिस तरह आपने 3 खाने खाने हैं और इसके अलावा 4 स्नैक्स टाइम लेने हैं खानों के बीच में। तो उससे ये होता है कि चाहे आप थोड़ा सा खाना खाएं मगर आप क्योंकि नेक्स्ट स्नैक ले रही होंगी तो उसमें रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, थोड़ी देर बाद इस्तेमाल का लेकिन खाना प्रोटीन डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों लेना है बैलेंस डाइट में। बार बार मैं कहूँगी कि जो लोग डाइटिंग कर रहे होते हैं, नो कार्ब डाइट पे होते हैं, उनको प्रेगनेंसी में नो कार्ब डाइट बंद करनी पड़ती है। बच्चे को कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। अच्छा, अभी आपने नोज़िया वोमिटिंग की बात की, बहुत सारे में जिनको मतली या उल्टी हो जाती है इवन, तो उसमें एक थोड़ा सा खदशा और डर होता है कि जी वोमिट से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है और वोमिट करते हैं, तो क्या इसमें कोई एंटीमेटिक्स दे सकते हैं उल्टी को दूर रोकने वाली? और दूसरा ये कि क्या ज़ोर लगने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक पहली बात का जवाब ये दूंगी, जोर लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नेचुरल मैकेनिज्म है। नोज़िया वॉमिटिंग शुरू में हार्मोनल चेंजेस से आता है और जिनके 2 बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा आता है। एंटीएमेटिक्स यूजुअली काम कर जाती हैं जो हम देते हैं। कुछ लोग रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जैसे बड़ी फेमस रेमेडी है कि थोड़ा सी अदरक को पीस के उसमें लेमन लें, दिस इज़ ऑल्सो गुड। बस प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपको रिफ्लेक्स आ रहा है ना, उसको आपने थोड़ा सबसाइड करना है। यूजुअली हम पेशेंट से कहते हैं, यूजुअली जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, यानी सुबह होते ही वॉमिट हो जाती है, उसके लिए बेस्ट ये है कि आप रात को सोने से पहले कोई थोड़ा सा छोटा सा मील ले लें, जिस तरह एक एप्पल ले लिया आपने या एक दूध। उससे ये होता है कि सुबह आप खाली पेट नहीं होते, आपका नोज़िया कम होता है, आपको मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है, एसिडिटी कम रहती है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डॉक्टर साहब फातिमा से बात कर रही हूँ। जी बात कीजिए। वो मेरे ना वो एक्सपायर हो जाते हैं बच्चे। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? जी। तो कितने बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं अब एक तक? बेबी हुआ था तो उसका दिमाग छोटा, मेरा ना एक बेबी हुआ था, उसका दिमाग छोटा है, प्रॉब्लम है वो, और 2 बच्चे, एक 9 मंथ में और एक 7 मंथ में, हरकत नहीं होती उनकी, ऑक्सीजन नहीं मिलती और एक्सपायर हो जाते हैं पेट में। अच्छा, आपको ब्लड प्रेशर या शुगर की कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, सब कुछ सही होता है, सब कुछ। और फैमिली में आपकी कजनशियल मैरिज है, कज़न से शादी हुई? किसी के भी कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए। जी कहिए। दोनों यूट्रस की दोनों ट्यूब में ना सूजन आएगी, कोई कहता है ब्लॉक हो गई है, कोई कहता है सूजन आ गई, तो आप कंसीव भी नहीं हो पा रहा ना। तो आखिरी बेबी आपका कब हुआ है? 10 साल हो गए। ठीक है, ओके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, आप क्या? देखिए, जो कंजेनाइटिस नॉर्मली प्रेगनेंसी में होता है, जैसे इनका पहला बच्चा जो है एबनॉर्मल है, उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। हो सकता है कि इनको कोई अंडरलाइन डिसऑर्डर हो, कभी फैमिली में शादियां हो रही होती हैं, कभी फैमिली में एबनॉर्मल बच्चों की हिस्ट्री होती है, और कभी कभी इडियोपैथिक होता है, यानी कोई भी वजह नहीं होती मगर हो सकता है। ठीक है। अगर एक बच्चा, जिस तरह ये बता रही हैं कि एक बच्चा एबनॉर्मल पैदा हुआ, बाकी 2 बच्चे ऑलमोस्ट 9 और 8 महीने में पैदा हुए, तो फिर देखने की ज़रूरत है कि जो 2 बच्चे पैदा हुए क्या उनमें भी कोई जिस्मानी आज़ा को कोई नुक्स था। इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान तो कुछ नहीं हो सकता, मगर प्रेगनेंसी के बीच में हम कुछ कैरियोटाइपिंग और कुछ ब्लड टेस्ट और कराते हैं ताकि देखें कि क्या सारे बच्चे एक ही तरह की एबनॉर्मलिटी के लिए हैं। सेकेंडली, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यूजुअली औरतों को कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करें तो उससे पहले ही फॉलिक एसिड इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे भी जो एबनॉर्मलिटी होती है, जैसा मैंने कहा ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, वो प्रिवेंट हो सकती है अगर आप फॉलिक एसिड पहले से ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमनली देखने में आती है कि जब हम नाम लिखवाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर कि जब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्ट भी किए जाते हैं। कितना फ्रिक्वेंटली आइडियली होना चाहिए टेस्ट, कि अल्ट्रासाउंड इतने वीक्स में या इतने मंथ्स में होना चाहिए? देखिए, अल्ट्रासाउंड में फिर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ ख़वातीन तो अल्ट्रासाउंड टोटली करा ही नहीं रही होती और कुछ बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करा रही हैं कॉशियसली खुद ही अपने एग्जैक्टली। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड एक तो मैं कहूँगी बच्चे को आपको कोई नुकसान, इसकी रेस नुकसान नहीं पहुँचाती, तो अल्ट्रासाउंड जब आपकी डॉक्टर एडवाइस करती है तो करा लें। सेकेंडली, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड आपको करना है 11 हफ्ते से पहले, जिसको हम कहते हैं डेटिंग स्कैन। इससे आपको बच्चे की डेट्स भी पता चलती है,
और अगर ट्विंस बच्चे हैं तो अगर उनके अंदर कोई उनकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में भी 11 हफ्ते तक डिटेल पता 11 चल हफ्ते हम जाता कर है। सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना था कि मेरी भतीजी हुई है पैदा, तो उसका पहला बेबी एक्सपायर हो गया था, नेक्स्ट ये हुई है, तो उसका हेपेटाइटिस ए और ई है, क्या वो बच्चे को दूध पिला सकती है? अच्छा जी, ठीक है जी डॉक्टर साहब। नर्सरी में डॉक्टर ने मना किया था कि ना पिलाएं। तो हेपेटाइटिस- हेपेटाइटिस कौन सा है आपने कौन- बताया? हेपेटाइटिस ए और ई। अच्छा, ए और ई, ओके। देखिए हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जो नॉर्मल पब्लिक के लिए बताएं डिफरेंट होते हैं। सबसे कॉमन हम इनकाउंटर कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी और सी। ए और ई जो हेपेटाइटिस होता है वो हम इतना ख़तरनाक कंसिडर नहीं करते, यूजली ये कभी कभी मील ट्रांसफ़र से भी होता है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अगर इवन आपको हेपेटाइटिस ए और ई है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लें आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इवन बी और सी की मदर को भी हम कहते हैं कि आप ब्रेस्ट फीड करा लें। इसकी वजह यह है कि बच्चा जो है वो हेपेटाइटिस बी सी के इन्फेक्शन से उसकी मोर्टेलिटी या उसके मरने के चांसेस कम हैं, मगर जो आप टॉप फीड देते हैं उससे डायरिया होने और बच्चे की खुदा न खास्ता मौत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी तो बेनिफिट रिस्क रेशियो को अगर आप एग्जैक्टली देखें बेनिफिट रिस्क रेशियो के लिहाज से हेपेटाइटिस बी सी में भी आप बच्चे को अपना मिल्क ज़रूर दें। ज़रूर दे सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी मुझे डॉक्टर सहर फातिमा से बात करनी है। जी जी, जी। कहिए। जी मेरा डॉक्टर ये सवाल है आपसे कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और एक मेरा बेटा है 9 साल का हो गया, तो मेरी यूट्रस के बाहर रसोली हो गई थी। उसके बाद मतलब कोई कुछ हुआ नहीं और मतलब कुछ ठहरा ही नहीं, और अभी मैंने फिर अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे फिर उन्होंने बताया कि आपके मतलब छोटी सी रसोली बताई है उन्होंने। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे देखिए आप? छोटी सी रसोली अगर यूट्रस में है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो फाइब्रॉइड यूट्रस होगा, और फाइब्रॉइड यूट्रस अगर छोटा सा होता है तो आमतौर पे वो बच्चा पैदा करने में या बच्चे के ठहरने में कोई हिंड्रेंस नहीं कर रहा होता। या तो वो बड़ा होता है या फिर वो किसी ऐसी जगह पे होता है जहाँ जैसे ट्यूब उसने बंद कर दी है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली अगर आपके बच्चे को 9 साल हो गए लास्ट बेबी को, तो ऑफ कोर्स आपके हार्मोन्स चेक होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो एक जो छोटा सा फाइब्रॉइड है जो आपको डॉक्टर बता रही है कि छोटा सा है, मोस्ट प्रॉब्ली वो इसकी वजह नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जब हम ट्राइमेस्टर्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पे थर्ड ट्राइमेस्टर में कहा जाता है कि आप मूवमेंट अपनी एक्टिव रखें, ये किस हद तक दुरुस्त है और किस टाइप की आप चाहेंगी कि एक्टिवली जो हैं वो फीमेल जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर हो गई हैं वो अपनी मूवमेंट्स रखें? देखिए पहली बात तो ये है कि प्रेगनेंसी में आप जितना मोबाइल रहेंगी, आपका पेल्विस लास्ट 3 मंथ्स में आपका पेल्विस थोड़ा डायलेट होना शुरू करता है, लिगामेंट रिलैक्स होते हैं। तो जो आप जितना मोबिलाइज रहती हैं लिगामेंट उतने रिलैक्स होते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये है कि आप नॉर्मल डिलीवर कराएंगी, आपका पेल्विस अच्छा होगा, आपको सिजेरियन सेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजली हम 35-36 वीक के बाद औरतों को कहते हैं कि आप 36 वीक के बाद या 37 वीक के बाद अब आप थोड़ा सा रात में वॉक करना शुरू करें। स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं है, मगर यूजुअली जो डेली रूटीन है लाइक वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका पेल्विस एडुकेट हो जाएगा। सो इट्स अ गुड एक्टिविटी, यू शुड डू इट। ठीक है। वरना अच्छा, सिजेरियन की वैसे अमूमन फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। अगर हम देखें, बहुत फीमेल्स के कंसर्न्स भी होते हैं कि पहले इतना रिवाज नहीं था, अब ये चीज़ बढ़ गई है। इस हवाले से आप थोड़ा सा एक मुख्तसरन सा बताना चाहेंगे? देखिए दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो ये कि अनड्यूस सी सेक्शन का रेट भी बढ़ गया है, और दूसरी बात है पेशेंट रिक्वेस्ट भी बढ़ गई है। यानी गैर ज़रूरी तौर पे जी भी पेशेंट खुद cesarean। भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा डॉक्टर भी कुछ एंजाइटी में जाते हैं, मगर बहुत सी जगह पे ज़रूरत होती है सी सेक्शन की, क्योंकि आप कोई भी रिस्क नहीं लेता। अगर आपका CTG ख़राब हो रही है, ब्लड प्रेशर शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो सेफ डिलीवरी के लिए सीजेरियन सेक्शन करते हैं। बेसिकली गायनाकोलॉजिस्ट का मकसद ये होता है कि एट द एंड ऑफ 9 मंथ हमारे पास बच्चा भी सेफ़ हो और मदर भी हर लिहाज से सेफ़ एंड हेल्दी हो। ठीक है, इस वजह से यानी वो डिसीजन उसी वक्त लेना पड़ता है। बहुत पहले से ये डिसाइड नहीं हो पाता कि आया सिजेरियन करना है या नहीं? कुछ केसेस में हो जाता है। जैसे आपको पता है कि पहले से 2 सिजेरियन सेक्शन हो गए हैं, बच्चा ही उल्टा है या प्लासेंटा नीचे की तरफ है, कुछ और रीजंस हैं जिसमें हम कराते हैं। और जिस तरह इन्होंने अभी हमारी कॉलर आई थी, वो ख़वातीन जिनके पास या तो एक नॉर्मल बच्चा है या बच्चे नहीं हैं, उनको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कहते हैं, लाइक प्रीशियस प्रेगनेंसीज। तो उसमें हम सी सेक्शन पे ही डायरेक्टली चले जाते हैं ताकि एक सेफ बेबी हो। और मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि एक सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अच्छा, इसमें कितना गैप का कभी कहा जाता है अमन कि जी गैप होना चाहिए है अगर सिजेरियन हुआ है तो?
देखिए 2-3 साल का गैप तो यूजली होना चाहिए, लेकिन अगेन डिपेंड करता है एज पे। अगर मदर बहुत अंडर एज है तो हम कहते हैं आप 5 साल का गैप ले दें। अगर ये एक्सट्रीम ऑफ एज में है, लाइक एडवांस मैटरनल एज है, 35 से ऊपर है, तो हम यूजली कहते हैं कि आप 2 साल के गैप में नेक्स्ट बेबी के लिए प्लान कर लें। लेकिन वो बेसिकली गैप का मकसद ये है कि माँ रिकवर कर जाए, एनीमिया, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इनफ आ जाएँ, वो इतनी ताकतवर हो जाए कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी को टेक केयर कर सके। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीक में हम मज़ीद जो हैं वो इस टाइप के सवालात जो कि लोगों के कंसर्न हैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करें। नाज़रीन, जो कुछ भी एहतियात बताई गई है और कुछ ऐसी चीज़ें जो ओवर कॉशियस हो जाते हैं उसके हवाले से भी डॉक्टर साहबा ने ब्रीफ किया कि इतना ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हमें उसको बस एक अच्छी डाइट के साथ उस पीरियड को गुजारना चाहिए। कल इंशाल्लाह नाज़रीन हम कार्डियोलॉजी के हवाले से यानी हार्ट के हवाले से डिज़ीज़ पे बात करेंगे। तो जिनके कंसर्न्स हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं या एंजियोग्राफी जिनको सजेस्ट की गई है या और दूसरी चीज़ें, डॉक्टर फैसल इंशाल्लाह हमारे साथ कल मौजूद होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।